दोस्तों पेश था कयूं डॉक्टर वर्षा नारायणन तव्हांजे साम्हूं। गुड इवनिंग मैम, हाउ आर यू? आई एम फाइन किशन जी, धन्यवाद मुझे इस शो पे बुलाने के लिए। और काजोल जी, एक्मे, थैंक यू। एंड मैं जानती हूँ कि मुझे सिंधी नहीं आती, तो आई एम होपिंग कि सिंधी में हिंदी काम कर बिल्कुल जाएगी बिल्कुल एंड इट विल बी यूजफुल दिस सेशन। जी। डॉक्टर वर्षा, हम लोग शुरुआत करते हैं जय झूलेलाल बोलकर। तो आपको जय जय झूलेलाल हम बोलते हैं झूलेलाल। पूरे कम्युनिटी की तरफ से। जय जय झूलेलाल। आपका स्वागत है एक बार फिर से। वर्षा जी, हमारे पास कुछ कमेंट मतलब कुछ क्वेश्चंस आ चुके हैं। मैं वो क्वेश्चंस आपसे पूछूंगा और उसके आप हिंदी में जवाब दे सकते हैं। अगर मुझे लगा कि मुझे सिंधी में बोलना है तो मैं ऑडियंस से वो बोल दूंगा, अदरवाइज ये सेशन हम हिंदी में या इंग्लिश में कर लेंगे, क्योंकि हमारा ये शो है जो 100 कंट्रीज में जाता है। क्योंकि सिंधी अमन जी आशा है जो ये हमारा प्रोग्राम शेयर करते हैं 99+ कंट्रीज में। तो जहां पे भी हमारे सिंधी भाई बहन हैं, ये प्रोग्राम देख रहे हैं, उनका फायदा हो, हम यही चाहते हैं। तो डॉक्टर वर्षा, मैं सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछना चाहता हूं कि आजकल जो कोविड है, पहले तो बड़े लोगों में पाया जाता था, पर अभी बच्चों में भी पाया जाता है। मतलब बच्चों में भी कोविड केसेस काफी आ रहे हैं। तो मतलब क्या केयर लेनी चाहिए, क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए कि ये बच्चों में ना हो? तो हमने जैसा देखा है सेकेंड वेव ऑफ कोविड जो हम मार्च से देख रहे हैं इंडिया में, और काफी केसेस बढ़ रहे हैं और अभी तो काफी जगहों में बहुत ही ज्यादा केसेस हैं। तो ये यंगर पॉपुलेशन को ज्यादा अफेक्ट करता हुआ दिख रहा है। अभी इसका कारण ये हो सकता है कि हम वेरिएंट स्ट्रेन्स भी देख रहे हैं जो ज्यादा इन्फेक्टिव हैं, और यंगर लोग घर से बाहर ज्यादा जाते हैं और घुल मिलते ज्यादा हैं। तो ये कारण हो सकता है। अभी बच्चों में जो हम देख रहे हैं, बच्चे बहुत आपस में घुल मिलते हैं, सोसाइटी गार्डन्स में साथ खेलते हैं या जो भी साथ वक्त बिताते हैं, और उनको बहुत जरूरत है इस बात को, मतलब उनका ज्ञान देने में जो माँ बाप कर सकते हैं, और आप भी अपने प्रोग्राम्स के द्वारा बहुत अच्छे से कर रहे हैं, कि ये जो कोविड है इसे लाइटली नहीं लेना है। अब बच्चे शायद इसकी गंभीरता नहीं समझ पाते हैं, स्पेशली द वेरी यंग वंस, जो 6, 7, 10 ईयर्स से बिलो रेंज में है। तो उनको मास्क कैसे पहना जाए, ठीक से पहना जाए, और उसकी अहमियत बताना बहुत जरूरी है। और ये तभी होगा जब बड़े ठीक से मास्क पहने और एग्जाम्पल सेट करें। और दूसरी बात, हाइजीन उनको सिखाना चाहिए, कैसे सैनिटाइजर यूज करना, या फेस को ना छूना बार बार। तो ऐसी चीजें उनको बतानी चाहिए विदाउट क्रिएटिंग पैनिक। तो ये बैलेंस्ड वे में उनको समझाना चाहिए, क्योंकि बच्चे डर भी बहुत जल्दी जाते हैं, वो भी हमें नहीं करना है। एंड फॉर्चुनेटली हम देख रहे हैं कि बच्चों में इतने सीरियस केसेस ऑफ कोविड नहीं हो रहे हैं। इट इज ट्रू कि बच्चे बहुत पॉजिटिव हो रहे हैं, क्योंकि जिन फैमिलीज में अडल्ट आर पॉजिटिव, ज्यादातर बच्चे भी पॉजिटिव पाए जाते हैं, बट उनमें सिम्टम्स आते हैं लेकिन इतने सिवियर नहीं है। तो यूजुअली चिल्ड्रन हैव कॉफ या फीवर होता है, या थोड़ा सा स्टमक अपसेट हो जाता है उनका। बट इट्स गुड कि इतना सीरियस हम नहीं देख रहे हैं। बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों को विदाउट पैनिक क्रिएट करें, एक अच्छे से उनको समझाया जाए। और इसके लिए बहुत अच्छे वीडियोस भी अभी अवेलेबल हैं जो बच्चों को अच्छे से मास्क, सैनिटाइजर, डिस्टेंसिंग के बारे में बताती हैं विदाउट स्केयरिंग। तो ये बहुत जरूरी है। जी जी, थैंक यू वर्षा। डॉक्टर वर्षा, आपने बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। ऑडियंस के मां ॿुधाइण चाहींदुसि कि ॿारनि खे बस पैनिक न थियो, मतलब हड़बड़ाहट न कयो। तव्हां उन्हनि खे बिल्कुल प्यार सां सम्झायो कि मास्क पाइण ज़रूरी आहे ऐं सोशल डिस्टेंसिंग जाम ज़रूरी आहे अगर ॿार पाण में मिलन था त। डॉक्टर वर्षा, मैं आपको सेकेंड क्वेश्चन, आपको जो हमारे पास आए हैं उसमें से वो दूसरा क्वेश्चन पूछने जा रहा हूँ। काफी बार जो भी कोविड इफेक्टेड मतलब डिटेक्ट हो जाता है कि ये कोविड है, तो उसको ब्लड टेस्ट करवाने की भी जरूरत है क्या? अभी क्या हम लोग करते हैं, जब कोविड डिटेक्ट होता है, आरटीपीसीआर पॉजिटिव है, दैट इज द रिपोर्ट हमें मिलती है, तो हम ब्लड टेस्ट इमीडिएटली करवाने का इतना पॉइंट नहीं होता, अनलेस अगर वो पर्सन को कोमॉर्बिडिटीज हैं, जैसे हार्ट की प्रॉब्लम है, या ब्लड प्रेशर है, डायबिटीज है, या बाकी मेडिकल कंडीशंस एसोसिएटेड हैं, तब हम एक बेसलाइन ब्लड टेस्ट करवाते हैं। लेकिन सब केसेस में रूटीनली ब्लड टेस्ट करवाने की इमीडिएटली जरूरत नहीं होती। लेकिन जब
1 वीक फीवर या सिम्टम्स का खत्म होता है, जिसको हम वायरल रेप्लिकेशन फेज कहते हैं, जहाँ पे वायरस का प्रभाव बॉडी में बढ़ता है। उस वीक के खत्म होने के बाद जब सेकेंड वीक शुरू होता है, तो बॉडी का इम्यून रिस्पॉन्स कई बार, हमारा इन्फ्लेमेशन कई बार ज्यादा डैमेज कर देता है। तो अगर सिम्टम्स सेकेंड वीक में परसिस्ट कर रहे हैं, जैसे हाई फीवर है या कॉफ है या ऑल जो भी बाकी सिम्टम्स है, बॉडी पेन, हेडेक, अगर वो परसिस्ट कर रहे हैं सेकेंड वीक में, तो हम एक ब्लड टेस्ट करवाते हैं, जिसमें सीबीसी हम करवाते हैं, ये देखने के लिए कि आपका लिम्फोसाइट काउंट बहुत ज्यादा गिर तो नहीं रहा है, एंड बाकी पैरामीटर्स भी हम देखते हैं। सीआरपी जिसमें बहुत जरूरी है, एक राइजिंग सीआरपी हमको इंडिकेशन देता है कि कंडीशन थोड़ी प्रोग्रेस कर रही है और इन्फ्लेमेशन बढ़ रहा है। और भी इन्फ्लेमेटरी मार्कर्स हैं जो अगर डॉक्टर समझे जरूरी तो आपके केस में करवाया जा सकता है, जैसे हम बात करते हैं डी डायमर की, जिससे हमें क्लॉटिंग टेंडेंसी के बारे में पता चलता है, या आपके एलडीएच, फेरिटिन, इस तरह के मार्कर्स हों जिससे हमें क्लू मिलता है कि डिजीज प्रोग्रेस कर रहा है और इन्फ्लेमेशन बॉडी में बढ़ रहा है या नहीं। अगर हमें ये पता चलता है तो हम उस हिसाब से सेकेंड वीक में ट्रीटमेंट ऑल्टर कर सकते हैं। ओके ओके, थैंक यू। आपके बातों से मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर डॉक्टर रिकमेंड करे तो ही हम ब्लड टेस्ट करवाएं, नहीं तो अपने आप से ब्लड टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं है। करेक्ट? जी जी, एक क्वेश्चन आया था स्क्रीन पे, मेरे पढ़ने से पहले निकल गया। किशन जी, मे बी यू जी कैन। जी जी, हाँ। हाँ हाँ हाँ, दिस इज द क्वेश्चन। Okay, so one good friend, he's 60 years age. Since 20 days, he is COVID in home isolation. Before, he had some symptoms of lung. After treatment, he's absolutely healthy with physical forms today. Again, his medical report has come positive. Really, is he healthy? Then why again corona positive? Okay, ये it's an interesting question. तो अभी हमारे जो norms हैं, testing norms, उसमें ये कहा गया है कि अगर आपने आइसोलेशन कंप्लीट किया है 10 डेज का और उसके बाद आप 3 दिन फीवर के बिना हैं और आपके सिम्टम्स खत्म हो चुके हैं, तो उसके बाद हम रेकमेंड करते हैं आप 1 और हफ्ता सेल्फ केयर आइसोलेशन का लें। तो 10 डेज टू 14 डेज डॉक्टर आपको सुपरवाइज करता है, और इसके बाद जब आप 3 दिन सिम्टम फ्री हो जाते हैं कंसेक्यूटिवली, तो उसके बाद हम आपको एक सेल्फ केयर, सेल्फ मॉनिटरिंग 1 वीक का आइसोलेशन सजेस्ट करते हैं, और उसके बाद हम रीटेस्टिंग नहीं रेकमेंड कर रहे हैं। इसकी वजह ये है कि कभी कभी वायरस के कुछ फ्रैगमेंट्स बॉडी में रह जाते हैं, या इवन डेड वायरस के पार्ट्स रह जाते हैं, तो ये कोविड टेस्ट परसिस्टेंटली पॉजिटिव आता रहता है। और हमने ये देखा है कि कभी कभी पॉजिटिव 4 हफ्ते, 1 महीने के ऊपर भी आ रहा है, जो पेशेंट बिल्कुल ठीक हो चुका है। तो ये अननेसेसरीली पैनिक क्रिएट करता है, और ब्लड टेस्ट बार 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 हम करते रहते हैं विदाउट एनी मीनिंग। तो ये अभी रीटेस्टिंग नॉर्म्स बंद कर दिए गए हैं। तो अगर आपने 10+7 या कोई भी आपका रिकवरी पीरियड कंप्लीट हो गया हो और उसके बाद आपने 1 हफ्ते का सेल्फ केयर आइसोलेशन पीरियड कर लिया हो और आप स्वस्थ हैं, तो हम रीटेस्टिंग नहीं करवाते हैं। तो ये आप आश्वासन दे सकते हैं अपने पेशेंट को कि अगर आप रिकवर हो चुके हैं और आपका पीरियड जो आइसोलेशन का कंप्लीट है और आप एसिम्प्टोमेटिक हैं, तो रीटेस्टिंग अभी नॉर्म्स में से हटा दिया गया। ग्रेट ग्रेट, बहुत बहुत अच्छी जानकारी आपने दी। अगला जो सवाल मेरे पास आया है वो आपके लिए ये है कि आजकल वैक्सीनेशन है वो शुरू हो चुकी है। काफी लोग हैं जो 2 डोज लगवा भी चुके हैं, तो क्या 2 डोज लगवाने के बाद वो कोविड फ्री हो चुके हैं? अब आप देखेंगे वैक्सीनेशन का डेटा, तो कहीं पे भी 100% एफिकेसी तो आया नहीं है क्लिनिकल ट्रायल्स में। तो हम देख रहे हैं बेसिकली 80% टू 95% हम लोग वैक्सीन एफिशिएंसी देखते हैं, और वो क्लिनिकल ट्रायल भी ऐसे हालातों में किया गया है, बड़े कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में ये डेटा जनरेट हुआ है। एक पैंडेमिक वाले हालत में नहीं जनरेट हुआ है जैसे कि आजकल हो रहा है। तो वैक्सीनेशन में बहुत खास बात है जो सबको समझनी चाहिए, कि जो एफिशिएंसी होती है वैक्सीनेशन पे, वो सिर्फ कौन सा इंडिविजुअल ने 2 डोज लिया है उस पे ही नहीं, लेकिन ओवरऑल पॉपुलेशन में कितने लोग पूरी तरह से वैक्सीनेट हुए हैं उस पर भी डिपेंड करता है, जिसको हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। तो अगर हम 100 के पॉपुलेशन लेते हैं और उसमें सिर्फ 10 लोग
मतलब वैक्सीनेट हुए हैं, तो उन 10 लोगों में दोबारा कोविड आने का चांस ज्यादा होता है इससे कि उस 100 के पॉपुलेशन में अगर 90 लोग वैक्सीनेट हुए हैं। तो ओके। प्रोटेक्शन इज डायरेक्टली रिलेटेड टू कितनी तादाद में पॉपुलेशन वैक्सीनेट हुई है, इसी को हम हर्ड इम्यूनिटी कहते हैं। एंड दूसरी बात, इंडिविजुअल लेवल पे अगर आपने 2 डोज वैक्सीनेशन का लिया है, ये आपको जरूर प्रोटेक्ट करेगा सिवियर कोविड से और कॉम्प्लिकेशन से और हॉस्पिटलाइजेशन की नेसेसिटी से भी आप काफी हद तक बच पाएंगे। हम ये कोई गारंटी नहीं दे सकते कि आपको कोविड नहीं होगा, कोविड हो सकता है, लेकिन आपने अपने बॉडी में कोविड से लड़ने के वेपन्स, जिसको हम एंटीबॉडीज और इम्यूनिटी कहते हैं, वो तैयार कर लिए है एडवांस में। तो इसीलिए आप कोविड के प्रकोप या सिवियरिटी जिसमें हॉस्पिटलाइजेशन की या एडवांस्ड थेरेपी की जरूरत हो, उससे आप काफी हद तक बच सकते हैं। क्या बात है। अब मेरा एक पर्सनल सवाल है। ये वो है सवाल कि आजकल मतलब ये सुनाई देता है कि कोवैक्सिन है या कोविशील्ड है या फाइजर आने वाला है, तो बहुत लोग तो उसका वेट कर रहे हैं कि वो आएगा तब हम लोग लगवाएंगे। तो इन तीनों में डिफरेंस क्या है? तो ये 3 जो वैक्सीन का नाम आपने लिया, उनकी टेक्नोलॉजी अलग है। तो हम्म। कोवैक्सिन में पूरा वायरस, लेकिन उसे मार कर, जैसे डेड वायरस, इनएक्टिवेटेड वायरस कोविड का हम देते हैं बॉडी में। कोविशील्ड में हम सिर्फ वायरस का एक जीन देते हैं जिससे बॉडी वायरस का एक पार्ट बनाता है, जिसको हम स्पाइक प्रोटीन के नाम से जानते हैं। तो वो बॉडी ही वो जीन से वायरस का स्पाइक प्रोटीन बनाता है और उसकी वजह से बॉडी में एंटीबॉडीज पैदा होते हैं स्पाइक प्रोटीन के अगेंस्ट। और ये स्पाइक प्रोटीन सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वायरस का, क्योंकि इसके सहारे से ही वो हमारे बॉडी के सेल्स में एंट्री करता है। अभी फर्क ये है कि जो कोविशील्ड है उसमें हम जीन को एक दूसरे वायरस, जो बिल्कुल ही इनोक्यूअस सा, हार्मलेस सा वायरस है, एडिनो वायरस, उसके अंदर डाल के हम दे रहे हैं। और फाइजर के वैक्सीन में हम उस जीन को ऐसे ही दे रहे हैं एज अ आरएनए, जिसको हम कहते हैं एमआरएनए। तो वो जीन किसी हम दूसरे वायरस में डालकर नहीं, बट नेकेड जीन हम दे रहे हैं। तो बेसिकली डिफरेंस ये है कि ट्रायल्स जो किए गए हैं फाइजर के, उसमें एफिकेसी अच्छी आई है, लेकिन इंपॉर्टेंट चीज जो समझनी है, हम जो ट्रायल की एफिकेसी है उसको डायरेक्टली पॉपुलेशन में एक्सट्रापोलेट नहीं कर सकते। तो जितनी तादाद में लोग वैक्सीनेट होंगे उतनी ज्यादा एफिकेसी बढ़ेगी और उतना लोग प्रोटेक्ट होंगे। तो जिन्होंने कोविशील्ड लिया है या कोवैक्सिन लिया है, वो उतने ही प्रोटेक्टेड हैं जितना कि फाइजर आपको प्रोटेक्ट करेगा। और मेरी राय ये है स्ट्रांगली कि अगर आपको इनमें से कोई भी वैक्सीन मिल रहा है, कोवैक्सिन या कोविशील्ड या स्पुतनिक जो आ चुका है अभी, स्पुतनिक और कोविशील्ड की टेक्नोलॉजी काफी मिलती जुलती है, दोनों एडिनो वायरल वैक्सीन हैं। तो आप इनमें से प्लीज कोई भी वैक्सीन जल्द से जल्द लगा दीजिए, और ये मत वेट करिए कि फाइजर कोई बेटर वैक्सीन है या इससे आपको ज्यादा प्रोटेक्शन मिलने वाली है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो वैक्सीन आपको सबसे पहले मिल रही है, द रिकमेंडेशन आप प्लीज उसे ले लीजिए, प्रोटेक्शन में कोई ज्यादा फर्क नहीं आने वाला। जी जी। थैंक यू ये जानकारी देने के लिए। आई होप ऑडियंस असांजी बिल्कुल ॿुधी रही आहे ऐं जाम सुठा एक्सपर्ट तव्हांखे कमेंट्स मिली रहिया आहिनि तव्हांजे सवालनि जा। ऐं हिकु सवाल ॿियो भी स्क्रीन पे मैम एक स्क्रीन पे सवाल आया है, कोरोना होने के कितने दिन बाद वैक्सीन लेना होता है? ओके, सो अगर कोविड जनरली आप जब होता है उसके बाद आपकी बॉडी ही कुछ एंटीबॉडीज बना लेती हैं, जो एटलीस्ट 4 to 8 वीक्स तक देखा गया है कि रहता है। अभी पहले हम बोलते थे कि 3 महीने के बाद आप लीजिए वैक्सीन रिकवरी के बाद, लेकिन अभी हमने ये नॉर्म चेंज कर दिया है, क्योंकि हमने देखा है जिनको माइल्ड कोरोना होता है उनके एंटीबॉडीज बनते हैं लेकिन जल्दी नीचे आ जाते हैं, तो उनको भी प्रोटेक्शन देना जरूरी है। कई एसिम्टोमेटिक लोग हैं जिनके एंटीबॉडीज ना के बराबर ही बनते हैं, तो उनको भी प्रोटेक्शन की जरूरत है। तो अभी जो नॉर्म है, हमने 4 to 8 वीक्स पोस्ट रिकवरी बोला है। तो आइडियल टाइम होगा आफ्टर 28 days आफ्टर योर रिकवरी, नॉट आफ्टर यू ओके टेस्टेड पॉजिटिव, बट आफ्टर योर रिकवरी, मिनिमम 4 वीक्स के बाद आप वैक्सीन ले सकते हैं। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी किसी को सिर्फ 2 दिन से ड्राई कफ है, सो इज ड्राई कफ सिम्टम फॉर कोविड?
यस, ड्राई कॉफ इज अ सिम्टम ऑफ कोविड। खाली सिर्फ ड्राई कॉफ अगर हो तो हम उसे कोविड तभी मानते हैं अगर साथ में लॉस ऑफ स्मेल या टेस्ट भी हो। ये बहुत ही मतलब कैरेक्टर सिम्टम्स हैं कोविड के। तो अगर सिर्फ ड्राई कॉफ है और कोई भी सिम्टम नहीं है तो फिर हम देखते हैं कि क्या इस पर्सन का पॉसिबल कांटेक्ट हुआ है कोविड के साथ। सो अगर ड्राई कॉफ चल रहा है और परिवार में कोई और कोविड पॉजिटिव है तो फिर हम उसको कोविड ही मानकर उसका टेस्ट कराते हैं। अगर ड्राई कॉफ है और परिवार में और किसी को कोई सिम्टम्स नहीं है, कोई एक्सपोजर की हिस्ट्री नहीं है, ऐसा लग नहीं रहा कि कोई कांटेक्ट हुआ है, तो वेट एंड वॉच पॉलिसी होती है। हम देखते हैं कोई और सिम्टम आता है क्या, लॉस ऑफ स्मेल, टेस्ट, फीवर, बॉडी पेन, कोई और सिम्टम आता है, तब हम उसको फिर कोविड का टेस्ट कराते हैं। तो सिर्फ ओके। ड्राई कॉफ यूजुअली, बाकी चीजों को भी हमें कंसर्न में लेना पड़ता है, फिर हम डिसीजन लेते हैं कि ऐसे पेशेंट को ट्रीट करना चाहिए या नहीं। बट अगर ड्राई कॉफ है, आपको अपने फिजिशियन को जरूर बताना चाहिए, तो वो आपको अच्छे से इवेल्युएट करके ये तय करेगा कि आपको टेस्ट करवाना चाहिए या नहीं। जी, आपने बहुत अच्छी वैलिड बात बताई। एक इस पे मैं ऑन अ लाइटर नोट, मुझे एक जोक आया था कि किसी एक घर में एक किसी ने मतलब पोहे बनाए थे और घर पे 10 लोग रहते थे। पोहे बनाए थे, उसने नमक डालना भूल गई, तो किसी ने और कुछ नहीं किया, सब लोग टेस्ट करवाने चले गए। क्योंकि ये उनको व्हाट्सएप टेस्ट ही पे चल रहा है जोक, ये आजकल हॉट जोक है। एंड इसीलिए आप खाने में भी आई मीन ज्यादा 4-5 चीजें चख के देखिए, सिर्फ एक आइटम से लॉस ऑफ टेस्ट मत कंक्लूड कर लीजिए। तो मैं हमेशा अपने पेशेंट्स को बोलती हूँ, प्लीज स्मेल एंड टेस्ट डिफरेंट थिंग्स। तो खाली सॉल्ट नहीं, स्वीट भी टेस्ट करिए, सावर भी टेस्ट करिए, मिर्ची भी टेस्ट करिए, एंड देन आपको पता चलेगा आपका टेस्ट गया है या नहीं। तो एक आइटम से जी ये अंदाजा ना लगाए तो बेटर होगा। जी जी जी। मैम, बस दो आखिरी क्वेश्चंस हैं मेरे पास आपके लिए। एक तो है कि हम लोग जो डोज लेते हैं, जो 2 डोज ले लिए, उसके कितने दिन बाद वी कैन डू द ब्लड डोनेशन? ओके, दिस इज अ गुड क्वेश्चन बिकॉज 18 टू 45 एज ग्रुप जो है वो काफी इंपॉर्टेंट ग्रुप ऑफ ब्लड डोनर्स हैं मेडिकल साइंस के लिए। तो अभी जो वैक्सीनेशन इन लोगों के लिए खुला है तो ब्लड बैंक्स में कमी ना हो, तो इसीलिए पहले जो गाइडलाइन बाहर आई थी वो ये कहती थी कि आप 28 दिन के बाद जो भी आपने डोज लिया है उसके 28 या 4 वीक्स के बाद ब्लड डोनेशन आप कर सकते हैं। ओके। चूंकि ऐसा हुआ कि कोवैक्सिन 4 वीक के गैप पे लिया जाता है, तो ये आया था बाहर कि अगर आप 4 वीक्स कहेंगे तो फिर जो पेशेंट ने पहला डोज लिया वो 4 वीक्स के बाद दूसरा डोज लेगा, फिर सीधा उसके 1-4 हफ्ते बाद, तो 2 मंथ्स के बाद ही वो ब्लड डोनेट कर पाएगा। तो ओके। हाँ। अभी जो रिसेंट गाइडलाइंस हैं डब्ल्यूएचओ के और लैंडसेट के हैं, वो बोलते हैं कि आप डोज के 14 डेज के बाद भी ब्लड डोनेट कर सकते हैं। तो आप ये ओके। मान के चलिए कि अगर इमरजेंसी है, आपके परिवार में किसी को जरूरत है या आपके फ्रेंड या किसी सर्कल में ब्लड की जरूरत है और आप 14 डेज क्रॉस कर चुके हैं अपने डोज के बाद, तो आप ब्लड डोनेट जरूर कर सकते हैं। सो दिस इज द न्यू गाइडलाइन। एंड जो वैक्सीन आपने ली है ये कोविड की, वो किल्ड वैक्सीन है या जेनेटिक वैक्सीन है, तो इसमें 14 डेज का गैप बिल्कुल प्रॉपर है। अगर लाइव वैक्सीन आप कोई लेते हैं, कोविड की नहीं, आपने कोई और वैक्सीन ली हो जो लाइव वैक्सीन हो, जैसे एमएमआर, चिकन पॉक्स, ऐसे बहुत लाइव वैक्सीन हैं, तो उसके बाद हम थोड़ा ज्यादा वेट करते हैं, वी वेट अबाउट 1 मंथ। बट कोविड वैक्सीन के 14 डेज डोज के बाद आप ब्लड डोनेट कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू मीट द अदर ब्लड डोनेशन क्राइटेरिया, कि आपको कोमोर्बिडिटीज ना हो और आपका वेट एटलीस्ट 50 kg के ऊपर हो। दे विल टेस्ट HIV, हेपेटाइटिस बी, ऐसे जो रूटीन टेस्ट हैं वो सब आप क्रॉस कर जाएं, तो आप डेफिनेटली विद इन आफ्टर 2 वीक्स डोनेट कर सकते हैं। जी जी, थैंक यू मैम। आपके लिए बहुत सारे अच्छे कमेंट्स आ रहे हैं कि जो डॉक्टर हैं हमारे इंस्टेंट रिप्लाई कर रही हैं, मतलब शी इज नॉट थिंकिंग ओनली, बट वो अपने एक्सपर्ट कमेंट्स, बिल्कुल जो आपका जो एक्सपीरियंस है, आप इतने टाइम से कितने ही पेशेंट्स को आप ठीक कर चुके हैं, और बिल्कुल बहुत अच्छी तरह और कॉन्फिडेंटली आप रिप्लाई कर रही हैं। हमारा आज का आखिरी सवाल आपके लिए, उसके बाद भी मैं आपसे एक बात करना चाहूंगा जरूर, पर आखिरी सवाल यह है कि कुछ टिप्स दीजिए कि हम अपनी इम्यूनिटीज को कैसे बढ़ाएं।
सो इम्यूनिटी पे आई विल सर्टेनली लाइक टू टेल यू कि आप 5, जैसे हम पंच तत्व कहते हैं इम्यूनिटी का। लोग आजकल हल्दी का दूध पी लेते हैं, या बहुत सारे मार्केट में फॉर्मुलेशंस आ रहे हैं, एंड आई मस्ट से कंपनीज बहुत पैसा बना रही है ये इम्यूनिटी के प्रोडक्ट्स बेचकर, ये खा लीजिए, वो खा लीजिए, ये चूरन, ये वो। तो मैं नहीं कह रही हूँ कि आप वो सब मत खाइए या वो काम नहीं करती, लेकिन इम्यूनिटी एक फॉर्मूला नहीं है। उसमें जो बॉडी के पंच तत्व हैं वो काम करती हैं। तो सबसे पहले है आपकी फिजिकल एक्टिविटी, आपका फिजिकल हेल्थ। तो आप कितने एक्टिव हैं एज अ पर्सन। तो जैसे हम बोलते हैं सिटिंग इज द न्यू स्मोकिंग। तो अगर आप ज्यादा एक्टिव हैं, ये नहीं है कि आप हमेशा ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं, वो जरूरत नहीं है, बट जनरल एक्टिविटी जो होती है घर पे काम करना, उठना बैठना, जाके न्यूज़पेपर लाना, जाके थोड़ा सा किचन में काम कर लिया, या थोड़ा कपड़े फोल्ड कर दिए, ये जो एक्टिविटीज हैं ये बहुत जरूरी एक्टिविटीज हैं। हम और ये इम्यूनिटी बढ़ाती हैं, जो हम लोग कभी कंसर्न में लेते नहीं है, बट इट इज रियली ट्रू कि फिजिकल एक्टिविटी एंड रेगुलर एक्सरसाइज जो भी आप करते हैं, या वॉकिंग करते हैं, या साइकिलिंग करते हैं, योगा करते हैं, एरोबिक्स। एंड अंजू जी का इतना अच्छा डांस परफॉर्मेंस देख के आई वांट टू से कि डांस इज अ ब्यूटीफुल फिजिकल एक्टिविटी। तो आप कुछ फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, एटलीस्ट 1 आवर डेली। ये आपकी इम्यूनिटी पे बहुत अच्छा काम कर सकती है। सेकेंड थिंग आपकी मेंटल हेल्थ, और इसको हम बहुत इग्नोर करते हैं, बट इसका डायरेक्ट इम्यूनिटी पे रिलेशन है। तो अगर आप नेगेटिव चीजें ज्यादा देखेंगे आजकल, आई नो हमें न्यूज देखने की जरूरत है टू नो कि क्या हो रहा है, बट ओवरडोज नहीं करना है हमको नेगेटिव चीजों से। तो रीड गुड बुक्स, शायद ये मौका है टू कैच अप ऑन सम वेरी नाइस थिंग्स। तो अपनी हॉबीज, म्यूजिक, आपके इतने अच्छे प्रोग्राम्स होते हैं फॉर दिस। तो म्यूजिक, रीडिंग गुड बुक्स, वॉचिंग गुड कंटेंट ऑन टेलीविजन और यूट्यूब और वॉट एवर, अच्छा कंटेंट आप देखेंगे। एंड स्पेंड टाइम विद फैमिली, बातें करिए, अपने फ्रेंड्स से कनेक्टेड रहिए, अपने रिलेटिव से कनेक्टेड रहिए। तो आपका मेंटल हेल्थ, आप चेयरफुल रहेंगे, आप पॉजिटिव रहेंगे। आई डोंट मीन कोविड पॉजिटिव प्लीज, आई मीन पॉजिटिव एज एन एटीट्यूड आप रहेंगे, तो ये आपकी इम्यूनिटी को बहुत पॉजिटिवली अफेक्ट करेगा। यू कैन सी ग्रेट रिजल्ट्स विद इंप्रूविंग मेंटल हेल्थ। देन ऑफ कोर्स थर्ड चीज आपकी डाइट है, आप क्या खाते हैं। तो इसमें जरूरी नहीं है, जैसे मैंने बोला, आपको जिंजर डालना है या गार्लिक डालना है, इट्स जस्ट होलसम डाइट। तो लॉट ऑफ वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, बहुत सारा पानी पीजिए, जो हम लोग शायद करते नहीं है, बट दैट इज इम्पोर्टेंट। बहुत सारा पानी पीजिए। एंड जो आप रूटीनली खाते हैं, राइस, रोटी, दाल, अगर होल ग्रेन्स आप खा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। नट्स बहुत अच्छा है इम्यूनिटी के लिए, बादाम, कैशू, पिस्ता, ऑल द नट्स आर वेरी गुड। आप मिल्क, कर्ड, कर्ड बहुत अच्छा है इम्यूनिटी के लिए। तो अगर आप अच्छी डाइट ले रहे हैं, आपको ऊपर से पदार्थ या इम्यून सप्लीमेंट्स लेने की कोई भी जरूरत नहीं। अच्छा डाइट जो घर का खाना है, दैट इज वेरी न्यूट्रिशियस और इम्यूनिटी के लिए बहुत अच्छा है। तो फोर्थ एस्पेक्ट है लाइफस्टाइल। तो इसमें हम लोग वेंटिलेशन अक्सर भूल जाते हैं। तो घर वेंटिलेटेड हो, सनलाइट अंदर आए, आपको और विटामिन डी मिलती है इससे। और स्मोकिंग से थोड़ी सी इम्यूनिटी कम होती है। अल्कोहल बहुत ज्यादा मात्रा में इम्यूनिटी कम कर सकता है। हम नहीं कह रहे कि आप ना लें, मतलब वो रिलैक्स भी करता है आपको, बट कुछ भी ओवरडू करें तो वो इम्यूनिटी को घटा सकता है। तो लाइफस्टाइल आपका कैसा है। एंड फाइनली जो बहुत इग्नोर्ड एस्पेक्ट है किशन जी, आपकी स्लीप। एंड स्लीप एंड इम्यूनिटी हैव अ डायरेक्ट रिलेशन, डायरेक्ट। तो अगर स्लीप आपकी बराबर नहीं है, आपकी इम्यूनिटी उसमें उस हद तक कॉम्प्रोमाइज हो जाती है। तो गुड स्लीप, अगर आप एक स्लीप साइकिल बना सके जहां पे आपका स्लीपिंग, गोइंग टू स्लीप और गेटिंग अप टाइम लगभग सेम हो, तभी आपकी साइकिल बनती है। तो अगर आप एक अच्छा स्लीप साइकिल, 8 घंटे की आपको पूरी स्लीप मिलती है रात को, दीज 5 थिंग्स टुगेदर विल इम्प्रूव योर इम्यूनिटी। तो कोई एक चीज ओवरडू करे कि हम डाइट पे ही कॉन्सेंट्रेट करें या सिर्फ एक्सरसाइज पे कॉन्सेंट्रेट करें, वो एक एस्पेक्ट से इम्यूनिटी नहीं बढ़ती। ये पंच तत्व साथ चलते हैं, तो इससे ही हम अपनी इम्यूनिटी को ऑप्टिमल लेवल पर रख सकते हैं। क्या बात है, आपने बहुत ही अच्छी हमको वैलिड इंफॉर्मेशन दी है हाउ टू इंक्रीज इम्यूनिटी। और मुझे लगता है कि ये अगर हम लोग डेली लाइफ में, चाहे कोविड हो या ना हो, अगर ये हम अपनाते हैं तो बिल्कुल हमारे तो वारे न्यारे हैं।
तो दोस्तों ये थी हमारी आज की एक्सपर्ट डॉक्टर वर्षा नारायणन, जिनके बारे में आप ज्यादा जानकारी ले सकते हैं। इनका फेसबुक पेज भी है ना आपका? जी आपका साइट है डॉक्टर वर्षा जी। तो हेल्थ सॉल्यूशन। डॉक्टर वर्षाज तो हेल्थ मैं सॉल्यूशंस, तो मैं कमेंट में उसका आपको लिंक डाल देती हूँ, तो यू कैन जी गेट इट। या तो So मैं it is ऑडियंस को www. I'll just see how. जी मैं डाल देती हूँ कमेंट में, तो इट इज हम लोग डाल देंगे। www.drvarsha.com. I'm ओके, just trying to तो figure out how to www.drvarsha.com। drvarsha.com. जी जी। तो ऑडियंस को मैं एक और बात बता दूं जो मुझे पता है इनके बारे में, और शायद इनके लिए भी अभी सरप्राइज होगा, पर डॉक्टर हमारी एक्सपर्ट है। शी इज अ गुड सिंगर, बहुत अच्छी एक कलाकारा है, बहुत शी इज अ वंडरफुल सिंगर। तो मैं चाहूंगा कि कल मदर्स डे भी है और आज एक सॉन्ग रिलीज भी होने वाला है, आप जरूर देखिएगा। आप कोई भी एक दो लाइन गाना आप जरूर गाइए, मुझे अच्छा लगेगा। That is really a surprise, किशन जी। ओके, एक गाना एक्चुअली, क्योंकि हम सब कोविड की बात कर रहे हैं, तो ये गाना मैंने कोविड के लिए ही बनाया था कि लोगों को अरे वाह, इंस्पिरेशन मिले। और ये एक्चुअली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मांगा था मुझसे, तो मैंने ये माय गवर्नमेंट जो साइट है कोरोना की, माय गवर्नमेंट कोरोना हब, तो उनके लिए बना के दिया था। एंड उन्होंने एक्चुअली दूरदर्शन पे सारे चैनल्स पे ये गाना यूज किया, ये वाह, कोरोना के बारे में अवेयरनेस स्प्रेड करने के लिए। तो आई जस्ट सिंग लिटिल बिट ऑफ दैट सॉन्ग जो मैंने लिखा है और खुद कंपोज किया है फॉर जरूर दिस जरूर कोविड। जी। जब संकट कोई आए, रोग का साया मंडराए, पीड़ा के दिन हो छाए, ना हो उदास, इस वक्त बनाओ दूरी, क्योंकि है थोड़ी मजबूरी, पर है सबसे जरूरी, पहनो मास्क, करोना को है हराना, उस पर विजय है पाना, आओ ये मान ले, मन में ये ठान ले, करोना को है हराना, उस पर विजय है पाना, आओ ये मान ले, मन में ये ठान ले। वंडरफुल वंडरफुल, मतलब आप डॉक्टर के साथ साथ बहुत अच्छी एक आर्टिस्ट भी हैं। और इतना अच्छा इंस्पायरिंग सॉन्ग जो दूरदर्शन पे भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने आपका ये गाना सिलेक्ट किया है। वी आर प्रिविलेज दैट यू आर अ पार्ट ऑफ सिंधी पापड़ क्लब्स वीकेंड धमाल, एंड थैंक यू फॉर गिविंग योर वंडरफुल टिप्स। एंड आई होप whoever is watching the show and whoever would be sharing this show would be benefited out of it. So thank you Dr. Varsha Narayanan for coming on the show, and Jai Jhulelal. थैंक यू सो मच। बस जाते जाते आई वांट टू जस्ट से दिस मच दैट जो भी मैं पेशेंट्स देखती हूँ, हम 90% से ज्यादा घर पे ही होम केयर से लोग ठीक हो रहे हैं। सो ऑल ऑफ यू, मतलब ये आपके लिए होप है कि बिल्कुल आपको मतलब पैनिक या टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। एंड होम केयर से ज्यादातर हम मरीजों को हॉस्पिटल से बाहर रख पा रहे हैं और उनकी पूरी रिकवरी हो रही है। तो सबको स्टे सेफ एंड विश यू ऑल लॉट ऑफ हेल्थ एंड गुड टाइम्स अहेड। जय झूलेलाल। Thank you, Dr. Varsha.